और में है संसद भवन की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद है। कहा जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में, इस नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। अर्जुन मेघवाल को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम दूसरे बीजेपी के बड़े नेता, आला नेता वहां पर मौजूद हैं और यहां पर राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को एक कदम आगे बढ़ाते हुए एनडीए की ओर से नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की माफ कीजिएगा एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंची। इससे पहले कल की बात करें तो कल उन्होंने तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात उनकी कल हुई थी और आज ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करना है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन परिसर की तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल जहां ओडिशा में सरकार चलाती है, ये भी एक प्रस्तावक हैं और यहां पर प्रस्तावक के तौर पर 2 ओडिशा के मंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से एनडीए को समर्थन दूसरे दलों का भी मिल रहा है। फिलहाल यहां पर नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया गया है। बड़ी बात यह है द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, संवैधानिक पद पर वो पहले भी आसीन रह चुकी हैं और एक आदिवासी चेहरा है, महिला हैं, लिहाजा महिला सशक्तिकरण और आदिवासी वर्ग के प्रतिनिधि की बात यहां पर एनडीए की ओर से लगातार की जा रही है। और ऐसे में ये बड़ा मौका जब राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए वे पहुंची हुई हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो द्रौपदी मुर्मू है, क्या उनका पूरा सफर रहा है राजनीतिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, ये सब कुछ हम आपको बता रहे हैं अगर आप ग्राफिक्स में देखें। लेकिन तस्वीरें साथ ही साथ देखना बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक के तौर पर वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जुलाई में मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब ये जो तस्वीरें, बहुत खास तस्वीरें आप देखिए, संसद भवन परिसर की तस्वीर जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आप देखिए खुद द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची हुई हैं और ये नामांकन की प्रक्रिया यहां से आगे बढ़ रही है। कुछ कागजी कार्रवाई की जाएंगी। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावकों की भूमिका बहुत अहम होती है, लिहाजा अलग अलग दलों से, अलग अलग जगहों से प्रस्तावक जो हैं वो हस्ताक्षर करते हैं उन दस्तावेजों को और उसे फिर यहां पर सौंपा जाएगा। तो वो तस्वीरें भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री वहां पर मौजूद हैं और उसके बाद ये तमाम प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। रविकांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जैसा कि हम देख सकते हैं अनुप्रिया पटेल, नितिन गडकरी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, खुद द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं। और क्या देख पा रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है पूरी तरीके से एकजुट होकर इस नामांकन के दौरान अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। और आपको बता दूं कि 4 सेट में ये जो नामांकन है वो दाखिल किया गया है। पहले प्रस्तावक द्रौपदी मुर्मू के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह पहले प्रस्तावकों में से एक है। जो दूसरे सेट का जो नामांकन दाखिल किया गया है उसमें जो प्रस्तावक हैं उसमें जेपी नड्डा हैं और इसके साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री, यानी 50 सांसद और 50 जो है उस प्रस्ताव को अनुमोदन करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बीजेपी रूल्ड स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। तो इस बार का जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसको कराने की जो जिम्मेदारी है वो राज्यसभा के पास है। जो राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं और यहाँ पर जो नामांकन जो है वो दाखिल किया जा रहा है। जो तमाम सेट्स हैं पेपर्स के वो उनको रिटर्निंग ऑफिसर के सामने सबमिट किया जाता है, वो उसको वेरीफाई करते हैं और उसके बाद जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। तो कुल मिलाकर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस
व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है, द्रौपदी मुर्मू को, उनके नामांकन दाखिल करने के साथ ही लगभग जो इलेक्टोरल कॉलेज है अनुराग, उससे ये साफ पता चलता है कि कल ही वाईएसआर कांग्रेस ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन करने जा रहा है। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आती हैं, बीजेडी की वहां पर सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो वर्तमान इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो 5,30,000 के आसपास जो है वो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का वोट आ रहा था, लेकिन 25 से 30,000 जो वोट कम पड़ रहे थे वो वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी के नवीन पटनायक के ऐलान के बाद ही पूरी की पूरी जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो एनडीए के उम्मीदवार के फेवर में आ गया है। ऑपोजिशन की तरफ से जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं यशवंत सिन्हा और उनके सामने है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन जो स्ट्रेंथ है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो एनडीए के उम्मीदवार के फेवर में है। ऐसे में उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। और उससे पहले ये जो तस्वीरें हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमने देखा कि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा भवन से निकली, मैं वहां पर मौजूद था, वो पार्लियामेंट के अंदर गई, सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे उन्होंने माल्यार्पण किया, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे माल्यार्पण किया और उसके बाद बिरसा मुंडा की जो आदिवासियों के बड़े नेता हैं उनके यहाँ पर माल्यार्पण किया। तो एक तरीके से जो सांकेतिक मैसेज है वो इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का स्लोगन है कि वो सबका साथ और सबका विकास के साथ काम कर रही है। ऐसे में एक आदिवासी महिला को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाने का जो मैसेज है वो सरकार देना चाह रही है और इसी लिहाज से प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेता खुद नामांकन के दौरान मौजूद होकर बता रहे हैं कि वो किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं और ये बानगी, ये तस्वीरें उसी बात की गवाही देती हैं। अब रविकांत, लेकिन एनडीए लगातार इस बात को कह रहा है कि हमने राष्ट्रपति का जो चयन किया, यानी राष्ट्रपति उम्मीदवार का जो चयन किया, वो बहुत सोच समझ कर किया और दरअसल देश को हम पहली बार एक ऐसा राष्ट्रपति देने जा रहे हैं जो आदिवासी चेहरा है। बिल्कुल अनुराग, आपने सही कहा। और आपको बता दें कि इससे पहले भी पीए सांगमा जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, हालांकि उस वक्त जो है वो एनडीए उस इलेक्टोरल कॉलेज को कंप्लीट नहीं कर पाया और वो राष्ट्रपति बनते रह गए, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने सपोर्ट किया था। और इस बार जो है आंकड़े पूरी तरीके से एनडीए के उम्मीदवार के फेवर में हैं और एक महिला राष्ट्रपति को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए के द्वारा, जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। वो ये दिखाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार, जो इस बात को कहती है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लगातार काम कर रहे हैं और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो राष्ट्रपति की जो महत्ता है, जो संवैधानिक पद है, वो सर्वोच्च माना जाता है। तीनों सेनाओं के वो कमांडर होते हैं और इसके साथ ही ये एक ऐसा महत्वपूर्ण पद है जब राजनीतिक अस्थिरता होती है, उस दौरान भी इसकी भूमिका अनुराग बेहद अहम हो जाती है। ऐसे में एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को चुना जाना, इससे पहले वो झारखंड की गवर्नर भी रही है, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक काम किया है और इसके साथ ही उनके सार्वजनिक जीवन की बात करें तो जो अति पिछड़ा है, जो अनुसूचित हैं, ट्राइबल्स हैं, उनके विकास और उत्थान के लिए वो अपने पूरे जीवन में लगातार उन्होंने संघर्ष किया है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्तित्व को चुना गया है जिसका सार्वजनिक जीवन है और एक तरीके से पिछड़ों को और जो ट्राइबल्स लोग हैं उनको ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक इकलौती ऐसी पार्टी है जिसमें हमने हर वर्ग का ख्याल रखा है। जब रामनाथ कोविंद का चयन किया गया पिछली बार, तब लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन किया जाएगा जिसके बारे में वो वर्ग सोचता ही नहीं था। दलित चेहरा दिया गया और इसके बाद एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हुए एक महिला को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बिठाने की पूरी प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है और नामांकन में जो प्रस्तावक बनाए गए हैं उनको भी ध्यान से देखिए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद द्रौपदी मुर्मू के पहले प्रस्तावक हैं, होम मिनिस्टर दूसरे हैं, रविकांत, डिफेंस मिनिस्टर। क्योंकि एनडीए ने तमाम मंथन करके इस नाम को सामने रखा एक प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन अगर द्रौपदी मुर्मू के व्यक्तिगत तौर पर उनकी बात की जाए तो उनके पास एक अच्छा खासा लंबा अनुभव है, क्योंकि उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम किया, एक शिक्षक के तौर पर काम किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से अपनी राजनीति की, फिर उसके बाद संवैधानिक पद पर भी रही। कुल मिलाकर अगर इस पूरे सफर को उनके देखें तो कहीं ना कहीं उनका एक लंबा अनुभव है जिसका फायदा सीधे तौर पर उनके इस पद पर रहते हुए पूरे देश को मिलेगा।
बिल्कुल अनुराग, आपने सही कहा। सार्वजनिक जीवन को अगर हम उनके देखते हैं तो एक लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर वो लगातार सार्वजनिक जीवन में भी एक्टिव रही, एक्टिव पॉलिटिक्स में रही, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी, वो झारखंड की गवर्नर बनी और उसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी में जो महत्वपूर्ण पद दिए गए उनका भी कई मोर्चों में उन्होंने निर्वहन किया। हमारी जानकारी के मुताबिक कई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो इस बात को याद कर रहे थे जब एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए गए। उनमें से मनोज तिवारी एक है। उन्होंने कहा कि मैं आपको लगातार टेलीविजन पर डिबेट्स में देखती रहती हूं। तो एक लंबा उनका कार्यकाल रहा है सार्वजनिक जीवन में और वो तमाम चीजों को याद करते हुए, और उससे भी बड़ी बात अनुराग ये है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाता है जिसके बारे में लोगों को यकीन भी नहीं होता है कि इस व्यक्ति को भी पार्टी इतने बड़े पद पर आसीन कर सकती है, बिठा सकती है, तो जो समाज का जो निचला तबका है, जो पिछड़े लोग हैं, उनके मन में भी एक उम्मीद की किरण जगती है कि आखिरकार पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जब पार्टी इस नारे के साथ काम कर रही है कि सबका साथ सबका विकास, और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए बताया यही गया है कि प्रधानमंत्री ने जब उनसे कल मुलाकात की 7 लोक कल्याण मार्ग पर, तो प्रधानमंत्री ने यही कहा कि आपके इस पद पर आसीन होने से जो न सिर्फ पद की गरिमा बढ़ेगी बल्कि आपके सार्वजनिक जीवन का जो लाभ है वो भारत के लोकतंत्र को मिलेगा और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो और ज्यादा मजबूत होगी। अगर हमारे देश के संवैधानिक संरचना को देखें रविकांत, तो भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास तमाम सांसदों का, तमाम जो जरूरत होने वाले वोट हैं उनका समर्थन तो मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रत्याशी कितना सर्वमान्य इससे भी पता चलता है कि जो एनडीए के घटक दल नहीं है उन्होंने भी जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सुना तो उनके नाम पर समर्थन दिया है। बिल्कुल, बहुत ही असमंजस की स्थिति उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अनुराग, जो विरोध करें तो किस नाम पर विरोध करें। विरोध करने के लिए उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई वैलिड रीजन नहीं है। जैसे में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, जो वहां की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है अलायंस पार्टनर के साथ, अब वो इस दुविधा में है कि आखिरकार वो विरोध किस तरीके से करे, क्योंकि ट्राइबल्स को ये मैसेज देना है और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपके ही समुदाय से आने वाले किसी व्यक्ति को बड़े पद पर आसीन करती है तो उसके विरोध में आपके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से बीजेडी के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि ना सिर्फ ये उड़ीसा की बेटी है बल्कि भारत की बेटी है और उनको सपोर्ट करना हमारा हक है और हम इस हक का अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद करेंगे। हालांकि हमने देखा कि हर एक मौके पर बीजेडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए पार्लियामेंट के अंदर संकट मोचक की भूमिका निभाती आई है। जैसे वाईएसआर कांग्रेस की बात कर लेते हैं, वाईएसआर कांग्रेस एनडीए का अलायंस पार्टनर नहीं है और उसके साथ लगातार वैचारिक मतभेद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के नाम पर कल वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि हम इनको अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, किसी भी प्रकार की हमारी कोई शर्त नहीं है। तो जो इलेक्टोरल वोट जो कम हो रहा था अनुराग कैंडिडेट को जिताने के लिए, उसमें 30 से 32 हजार वोटों की जरूरत थी और अकेले वाईएसआर कांग्रेस की बात करें तो पूरे इलेक्टोरल कॉलेज का 4% वोट जो है वाईएसआर कांग्रेस के पास है। इसके साथ ही बीजेडी भी उनके साथ आ चुकी है, वो ऐलान कर चुकी है। कई पॉलिटिकल पार्टियां अभी डिसाइड कर रही हैं कि उनको क्या करना है, लेकिन पूरा का पूरा इलेक्टोरल कॉलेज जो है अगर हम उसके गणित को देखते हैं तो 5.5 लाख के ऊपर जिस पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिल जाता है उसका राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जाता है। और हमारी जानकारी के मुताबिक वो आंकड़ा एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को फिलहाल हासिल है। ऐसे में औपचारिकताएं बस रह गई हैं और वो औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी क्योंकि निर्विरोध चुनाव नहीं हो रहा है। ऑपोजिशन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम एनडीए के पार्टनर को, एनडीए के उम्मीदवार को वॉकओवर नहीं देंगे, इसीलिए यशवंत सिन्हा के रूप में उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है। लेकिन वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि उनकी हार इस चुनाव में तय है और द्रौपदी मुर्मू का जीतना भी तय है। अब ये राष्ट्रपति पद का जो चयन होता है, या यूं कहिए रविकांत की राष्ट्रपति पद जो होता है वो देश के हर एक व्यक्ति से बहुत जुड़ाव रखता है, और एक ऐसे वर्ग से राष्ट्रपति मिलना जिस वर्ग यानी कि आदिवासी वर्ग को अभी भी हमारे देश में सब मानते हैं कि बहुत आगे आने की जरूरत है, विकास की मुख्य धारा से जोड़े जाने की जरूरत है कई जगहों पर, और उस वर्ग से ये प्रतिनिधित्व मिलना कहीं ना कहीं इस वर्ग के लिए यानी आदिवासी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी वरदान का काम कर सकता है।
बिल्कुल, आपने इसका सही आकलन किया। देखिए, ट्राइबल्स के बहुत सारे राज्य हैं जहां पर अभी भी इस समुदाय को समाज का जो मुख्य धारा है, जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, उनमें जोड़ने के लिए बहुत सारी केंद्र की योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहला कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वो हमारे ही समाज के अभिन्न अंग हैं और उनका पूरा विकास हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भारत सरकार है, यहाँ पर एक अलग मंत्रालय है जो इनके डेवलपमेंट, इनके रहन सहन और इनके विकास के लिए काम करता है। और उसी समुदाय से अगर एक महिला को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चुना जाता है, तो ये ना सिर्फ एक मैसेज है उस समुदाय के लिए, बल्कि उनके लिए गौरव की बात है जो अभी भी अपने आप को समाज से कटा हुआ पाते हैं। हम कई राज्यों में हमने देखा है कि जो ट्राइबल्स हैं वो अभी भी बिल्कुल रविकांत, नहीं इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो एनडीए की ओर से अभी जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और आपने जो बातें बताई हैं, जो विश्लेषण किया, वो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा अहम है, जिसे देश की जनता ने आसानी से समझा भी होगा।